हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NCERT बायोलॉजी ऑडियो सीरीज। मैं हूं आयुष सिंह और हम पढ़ रहे थे क्लास 12th NCERT बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। और इसमें हमारा आज का टॉपिक था 2.2.2 स्त्री केसर गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड तथा भ्रूणकोश। इसके पहले हम ऑडियो को शुरू करें, आप सभी लोग हेडफोन लगाकर शांत जगह पर इस वीडियो को ध्यान से सुने। तो शुरू करते हैं। जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर यानी एकांडपी या बहु स्त्री केसर यानी बहुअंडपी हो सकते हैं। जहां पर ये एक से अधिक होते हैं वहां स्त्री केसर आपस में संगलित यानी युक्तांडपी हो सकते हैं। चित्र 2.7b। या फिर वे आपस में स्वतंत्र यानी वियुक्तांडपी चित्र 2.7 हो सकते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। चित्र 2.7 वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र पराग कणों के अवतरण मंच का काम करता है। वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला यानी इकहरा भाग है जो वर्तिका के नीचे होता है। स्त्री केसर के आधार पर उभरा यानी फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा यानी कोष्ठक होती है। गर्भाशयी गुहा की अंदर की ओर अपरा यानी नाड़ स्थित होती है। आप कक्षा 11 में पढ़ी हुई अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1 गेहूं, धान, आम से लेकर अनेक पपीता, तरबूज तथा आर्किड तक हो सकती है। अगला टॉपिक है गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड। आइए एक प्ररूपी आवृत बीजी बीजांड की यानी चित्र 2.7 संरचना से परिचित होवें। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं, द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है। अतः यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होता है। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग यानी कैलाजा होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांडकाय कहते हैं। केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांडकाय भ्रूणकोश या मादा यौगिकोद्भिद बीजांडकाय में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है जो न्यून कार्य विभाजन द्वारा एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। अगला टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बीजांडकाय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। चित्र 2.8 स्त्री यानी मादा यौगिकोद्भिद। अगला टॉपिक है अधिकांश पुष्प पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य 3 अपविकसित यानी अपभ्रष्ट हो जाते हैं। चित्र 2.8b केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री यानी मादा यौगिकोद्भिद भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। बीजांडकाय की कोशिकाओं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा यौगिकोद्भिद की सूत्र गुणता क्या होगी? आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। चित्र 2.8b क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्र की न्यूक्लियाई बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएट यानी केंद्रीय भ्रूणकोश की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्र की विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय यानी न्यूक्लिएट और तत्पश्चात
8 केंद्रीय यानी न्यूक्लिएट भ्रूणकोश की संरचना करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक यानी न्यूक्लियर हैं, जो केंद्रकीय विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता है। 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है, जो विशिष्ट यानी प्ररूपी मादा यौगिकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप लेती है। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। चित्र 2.8b 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती है और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं। इस अंड समुच्चय उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिका निहित होती है। बीजांड द्वारी छोर, जिसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं, पर एक विशेष सहायक कोशिकीय स्थूलन होने लगता है, जो सहायक कोशिकाओं में परागनलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय यानी कैलाजल छोर पर होती हैं, प्रतिव्यासांत यानी एंटीपोडल कहलाती हैं। वृहद केंद्रीय कोशिका, जैसा कि पहले बताया गया है, में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती है। इस प्रकार से एक प्ररूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होता है। अगला टॉपिक है परागण 2.2.3। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।